हेलो एवरीवन। सो आज का सेशन जो है वो बेस्ड है नए चैप्टर पे, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करने के बाद आज हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बट सीक्वेंस में हम पहले बायोमोलिक्यूल्स इसलिए लिया हमने क्योंकि सेल का जितना भी स्ट्रक्चर है, जितने भी अरेंजमेंट्स ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। और जो भी प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, वो सारा सेल के अंदर ही प्रोसेस होगा। सो बायोमोलिक्यूल से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, सारी प्रोसेसिंग सेल के अंदर ही हो रही है। सो इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स को अगर हम पहले जान लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है सेल के स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है, और सेल के फंक्शन को समझना भी। सो इसीलिए इस चैप्टर को मैंने बायोमोलिक्यूल्स के बाद लिया और आज हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसमें हम 4 क्वेश्चंस के एस्पेक्ट से डील करेंगे, यानी कि नीट में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चैप्टर। और इस चैप्टर से जुड़ी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, कुछ इसी चैप्टर से बिलोंग करती हैं, कुछ रिलेटेड चैप्टर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक यही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को प्रिपेयर करना है, आगे के चैप्टर्स को भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनेंगे और टिश्यू से ही आगे ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। राइट। सो अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे पहले यूनिट है लाइफ का। बेसिक यूनिट इसीलिए है क्योंकि सेल ही वो पहली एंटिटी है जिसमें लिविंग प्रोसेसेस हो पाते हैं। इससे अगर छोटे लेवल पे चले जाएं, यानी कि बायोमोलिक्यूलर लेवल पे चले जाएं, वहां पे बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो इंडिविजुअली लिविंग प्रोसेसेस नहीं कर पाते हैं। राइट। सो अब बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है तो भी सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह सेल ही काम करते हैं। और अगर कोई भी फंक्शन करना हो तो बेसिक लेवल पे सेल में ही फंक्शन परफॉर्म होता है। तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है सेल को। ठीक है, तो सेल जो यूनिट है वो स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है। जो भी बेसिक चीजें होती सेल के अंदर ही होती है, सेल के आसपास ही होती है। जो भी स्ट्रक्चर बनाता है वो सेल ही बनाता है। सेल ही ब्रिक्स की तरह काम करता है और अरेंज होता है और हमारी बॉडी बनती है। फाइन। सो अब ये सेल जो है उनकी डिस्कवरी और उसकी इससे जुड़ी एक हिस्ट्री है, उसके बारे में बेसिक लेवल पे बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो सेल के पूरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई और पूरे फंक्शन को समझने में हमें हेल्प करते हैं, बट कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक लैंडमार्क सेट किया, एक स्टार्टिंग बेस रखा ताकि हम सेल को समझ सके कि सेल है क्या। ठीक है, उनके बारे में पहले बात करते हैं। रेस्ट ऑफ द रिसर्चर्स जो हैं हम ऑर्गेनल्स के साथ डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। राइट। सो हम अभी हिस्ट्री की बात करेंगे, एक बेसिक हिस्ट्री जो सेल से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो मैं रॉबर्ट हुक की बात करूंगी। रॉबर्ट हुक वो रिसर्चर हैं जिन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, डेड सेल की डिस्कवरी भी एक लैंडमार्क थी क्योंकि डेड सेल डिस्कवर हुआ, उसके फर्दर आगे ही हमें लिविंग सेल को समझने में इजी हो गया। राइट। तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया और इन्होंने जो स्ट्रक्चर डिस्कवर किए थे, जो उन्होंने एनालाइज किए थे, वो थे प्लांट बार्क के पार्ट। यानी कि प्लांट की बार्क ली थी उन्होंने और उसको ऑब्जर्व किया था और उन्होंने देखा कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। उन्होंने देखा कि कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो अरेंज होके ट्री की बार्क बना रहे हैं, ट्री का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दिस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि सेल्यूलर जो है वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो स्ट्रक्चर्स होलो थे, यानी कि उनके अंदर साइटोसोलिक कंटेंट नहीं था, ना न्यूक्लियस था, ना साइटोप्लाज्म था, ना ऑर्गेनेल्स थी। जस्ट उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो डेड पार्ट था, यानी कि उन्होंने सिर्फ सेल वॉल को ही ऑब्जर्व किया। लिविंग एंटिटी, लिविंग पार्ट कुछ भी नहीं था सेल का। ठीक है, सो इसीलिए उन्होंने जो एक्चुअल डिस्कवरी की, जो एक्चुअल एनालाइज किया, वो सेल वॉल थी। ठीक है, तो सेल वॉल डिस्कवरी का जो कंट्रीब्यूशन है तो रॉबर्ट हुक का होता है, यानी कि उनको कंट्रीब्यूट की जाती है इनकी इस सेल वॉल की डिस्कवरी। तो सेल वॉल ऑब्जर्व की थी, बट लेटर उसके बाद इट्स एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत मेजर रहा सेल की डिस्कवरी के लेकर। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक वो रिसर्चर थे जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया। लिविंग सेल जिसमें साइटोसोलिक कंटेंट था, प्रॉपर न्यूक्लियस था,
राइट। सो उसको डिस्कवर किया। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कुछ सेल्स डिस्कवर किए थे और उनकी डायग्राम्स बनाई जो लेटर ऑन एक्चुअली ऑब्जर्व किए गए और समझा गया कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं और एग्जिस्ट करते हैं और हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते। तो वो उन्होंने जो जो सेल्स ऑब्जर्व किए थे उसमें इंक्लूड थे आरबीसी, स्पर्म सेल्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआस। इन्होंने जो जो सेल एनालाइज किए उनकी सबकी डायग्राम बनाई और अल्टीमेटली रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उन्होंने वो सारी पिक्चर्स जो है वो दी, सारी डायग्राम्स दी एनालाइज करने के लिए। एंड दे लेटर फिगर्ड आउट कि एक्चुअली ये चीजें एग्जिस्टेड है, ठीक है, बट वो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखती। तो इसीलिए लिविंग सेल का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एवी ल्यूवेनहॉक को जाता है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी जो है वो रिलेटेड है न्यूक्लियस से। सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है, दैट इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। सो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब ये जो है ये कुछ बेसिक चीजें हैं, रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स जो है हम साइमल्टेनियसली डील करेंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क उसके बारे में बताने जा रही हूँ, दैट इज द सेल थ्योरी, जिन्होंने सेल के जो है मेजर फंक्शन को, मेजर नेचर को एक्सप्लेन किया था। तो सेल थ्योरी के बारे में बात करें तो सेल थ्योरी जो है वो दी थी दो रिसर्चर्स ने मिलकर, ठीक है। उनका काम जो है वो इंडिविजुअल था, सेपरेटली उन्होंने काम किया था। एक बॉटनिस्ट थे, एक जुओलॉजिस्ट थे, अलग अलग जगह पे काम किया है, अलग अलग लेवल पे काम किया है, लेकिन उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, एनालिसिस थे, उनको कंबाइनली एक सेल थ्योरी में पढ़ा जाता है, ठीक है, स्टडी किया जाता है। सो सेल थ्योरी जो है वो दी थी मैथियस शील्डन एंड थियोडोर श्वान। जिसमें से मैथियस शील्डन ने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट, इन्होंने 1838 में प्लांट को लेकर कुछ कंक्लूजन्स दिए थे। एंड थियोडोर श्वान जो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट हैं, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1839 में कुछ कंक्लूजन्स दिए थे रिलेटेड टू द एनिमल सेल। तो मैथ्यू शील्डन का कहना था कि प्लांट जो है वो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से बना है, यानी कि सेल के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सेल जो है वो इंडिविजुअली काम करते हैं, उनका जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सेम रहता है, ठीक है। ये सब चीजें शील्डन ने बताई, लेकिन प्लांट सेल को फोकस करते हुए, यानी कि क्या, कि प्लांट सेल ही कंबाइन करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हैं और सेल जो है वो सेम लेवल पे सेम तरीके का मेटाबॉलिक फंक्शन करते हैं। सेम चीज थियोडोर श्वान ने बताई रिलेटेड टू द एनिमल सेल, लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि एनिमल सेल जो है उसमें एक चीज लैक करती है, अब अगर हम प्लांट सेल के कंपैरिजन में बात करें, वो है सेल वॉल, ठीक है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो इन दोनों के जो कंक्लूजन थे वो रिलेटेड थे, तो वो दो पॉइंट्स में एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, वो बेसिक कंक्लूजन्स, वो ये कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि सेल के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। एंड ऑल cells have nearly same metabolic activity, metabolic activity। तो ये दो कॉन्क्लूजन थे, जिसमें से मैंने बताया कि थियोडोर श्वान जो थे उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था दैट एनिमल सेल लैक सेल वॉल, वो सेल वॉल लैक करता है इफ वी टॉक इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। सो ये दो कंक्लूजन थे, लेकिन
1838 और 1839 में इन्होंने ये कंक्लूजन दे दिए थे, लेकिन कुछ मिसिंग था। ठीक है, वो मिसिंग चीज जो थी वो थी कि सेल जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ। ठीक है, तो हमें आज ये पता है कि ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। ठीक है, सो ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये हम आज जानते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बट ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेल थ्योरी में लेटर ऑन ऐड किया गया था। ये कंक्लूजन्स तो हमारे पास ऑलरेडी थे चिल्ड्रन और शान के कंट्रीब्यूशन की वजह से, बट ये कंट्रीब्यूशन जो है, ये थ्योरी जो है वो लेटर ऑन ऐड की गई जब एक्सप्लेनेशन की बात हुई, जब सेल थ्योरी में इलेबोरेशन की बात हुई, कुछ क्वेश्चन अराइज हुए कि ठीक है, सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रहा है, बट वो सेल जो है वो ओरिजिनेट हो कहां से रहे हैं। तब हमारे पास रुडोल्फ वर्चो जो थे वो रेस्क्यू के लिए आए। उन्होंने एक्सप्लेन किया ये कॉन्सेप्ट। रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में ये चीज बताई कि जो हमारे पास सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, वही सेल डिवाइड करते हैं और नए सेल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से सेल थ्योरी में आज एक और पॉइंट है, दैट इज दिस। ठीक है, उन्होंने जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन दिया था दैट इज ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था विच एक्चुअली मीन्स ऑल सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो दिस इज अबाउट द सेल थ्योरी। ठीक है, ये है हिस्ट्री जो सेल से जुड़ी हुई है। तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में और जानते हैं और समझते हैं कि सेल का साइज कैसा होता है, किस किस शेप्स में नियरली सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट, और किस किस तरह के सेल्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम डिटेल में बात करेंगे सेल के मेन स्ट्रक्चर के बारे में, डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में और ऑर्गेनल्स के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइजेस ऑफ सेल। हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं जो मेंशन किए गए हैं एनसीईआरटी में। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की गई है, जिसमें से सबसे पहले तो माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करती हूँ। माइकोप्लाज्मा जो है यानी कि पीपीएलओ, पीपीएलओ यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है। पहले ऑर्गेनिजम्स के नाम मेंशन कर देते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं रिलेटेड टू द साइज ऑफ सेल। बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके बाद हमारे पास है आरबीसीज विच आर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, एंड उसके बाद वायरसेस की भी बात हुई है। ठीक है, सो माइकोप्लाज्मा जो है उसका साइज बताया गया है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, स्पेसिफिकली इन लेंथ। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो थ्योरी में मेंशन किया, थ्योरी पार्ट में। ठीक है, ये मेंशन किया गया है कि माइकोप्लाज्मा जो है उसकी लेंथ जो है वो 0.3 माइक्रोमीटर है लेंथ। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म इसीलिए स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट सेल कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि वायरस जो है वो भी लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे वर्क करते हैं। इनके बारे में, इनकी साइज जो है वो मेंशन किया गया है 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, बट वायरस जो है दे आर नॉट ट्रू लिविंग एंटिटी। ठीक है, इनको अभी तक लिविंग क्लासिफिकेशन में इंक्लूड भी नहीं किया गया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा डिफरेंट लिख रही हूँ। बट स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, बट इसका एक और पॉइंट है, वहां पे बिल्कुल उसी सेक्शन के नीचे जहां पे साइजेस मेंशन किए गए, वहां पे नीचे एक डायग्राम है जहां पे कंपैरिजन किया गया है डिफरेंट सेल्स का। वहां पे पीपीएलओ का जो साइज लिखा गया है, ठीक है, वो मेंशन किया गया है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर विदाउट स्पेसिफिकली मेंशनिंग कि वो लेंथ मेंशन किया गया है या डायमीटर हम पर्टिकुलरली नहीं कह सकते, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है वो शेप चेंज करने की टेंडेंसी रखता है। सो ये दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। फाइन, नाउ विल टॉक अबाउट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का साइज मेंशन किया गया है 3 to 5 माइक्रोमीटर अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एस्पेक्ट। ठीक है, बट डायग्राम में अगेन टिपिकल बैक्टीरिया को 1 to 2 माइक्रोमीटर
मेंशन किया गया है। ठीक है, आरबीसीज 7 माइक्रोमीटर बताया गया है थ्योरी में, बट इट विल टॉक अबाउट द टिपिकल यूकेरियोटिक सेल। आरबीसी भी एक यूकेरियोटिक कॉर्पसल है। ठीक है, तो यूकेरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो उसके बारे में भी मेंशन किया गया है कि यूकेरियोटिक सेल जो है वो रहता है नियरली 10 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज। ये डायग्राम्स में मेंशन किया गया, तो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, बट आपको स्पेसिफिकली जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट एक्सपेक्ट में, नीट के एग्जाम में, वैसा ही आपको आंसर करना है। तो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि माइकोप्लाज्मा का क्या साइज है, पीपीएलओ का साइज किसके बराबर होता है, इट्स अबाउट राइट। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर और टिपिकल बैक्टीरिया जो है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर की रेंज में फॉल कर सकता है। सो ये सब जो है वो स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन जो है कितना ट्रिकी रहेगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से आपको आंसर मार्क करना है, राइट। सो दिस इज द साइजेस ऑफ द सेल। नाउ विल टॉक अबाउट डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। So these are different shapes of cells जिसको हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, राइट। तो इनमें एग्जांपल्स वही मेंशन करने वाली हूं मैं। वैसे तो आप जैसे जैसे टिश्यूज भी पढ़ोगे, आप टिश्यूज में देख पाओगे अलग अलग तरह के सेल, वहीं पे आप फिगर आउट बहुत इजीली कर पाओगे, बट यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले राउंड एंड बाइकनकेव। राउंड, अगर हम सरफेस व्यू ले रहे हैं तो सेल ऐसे आ रहा है, और अगर इसको कट करके इसका साइड व्यू ले रहे हैं तो साइड व्यू में आपको इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा, फाइन, यानी कि डम्बल शेप्ड। तो ऐसा अरेंजमेंट बहुत इजीली समझ सकते हो, ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स में। हेमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने के लिए न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी वजह से कनकैविटी रहती है आरबीसीज में। ठीक है, सो एमेबॉइड शेप्ड व्हाइट ब्लड सेल्स, इस तरीके के एमीबा लाइक। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि डायपेडेसिस शो करते हैं, अलग अलग लोकेशंस में जाना होता है, तो कैपिलरी के पोर्स को पास करने के लिए वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो, ये आ गए कॉल्यूमिनर सेल्स, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स, इस तरीके के। न्यूक्लियस बेस पे बना रही हूं, सेंट्रल आप नहीं रखेंगे न्यूक्लियस, क्योंकि कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का न्यूक्लियस जो है वो बेस पे होता है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। नाउ लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, सो इस तरीके का सेल जो है लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, longest cell of the body, that is nervous cell, neurons, neurons, longest cell of the body, elongated, यहाँ पे elongated जो है ट्रैकेट्स को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, प्लांट सेल्स हैं। These are pits, तो ट्रैकेट्स। नाउ राउंड एंड ओवल, ऐसे तो बहुत सारे सेल्स आपको राउंड एंड ओवल दिख जाएंगे, बट यहां पे जो एग्जांपल मेंशन की गई है दैट इज ऑफ मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स ऑफ प्लांट, राइट। सो ये है हमारे पास डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, अगेन बहुत डिफरेंट शेप्स भी आप देख पाओगे, ये स्पेसिफिकली जो इस चैप्टर में मेंशन की गई है। ठीक है, जैसे जैसे टिश्यू डील करेंगे, टिश्यू में आप और बहुत सारी डिटेल्स डील करोगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ सेल। तो वैसे तो अब अलग अलग तरह के सेल्स हैं जो जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे। तो दीज आर टू पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल, द प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। उनके डिफरेंस से शुरू करेंगे और अल्टीमेटली हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल को कवर करते हुए उसके कंपैरिजन में ही यूकैरियोटिक सेल के बारे में डील करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बहुत बेसिक लेक्चर, यहां से स्टार्ट करते हुए हम आगे
छोटी-छोटी डिटेल्स डील करने वाले हैं, रिलेट करेंगे कंप्लीटली क्योंकि आगे ये हेल्प करेगा। यही पूरा स्ट्रक्चर है जो समझने में हेल्प करता है कि टिश्यू कैसे काम करते हैं और अल्टीमेटली ह्यूमन की फिजियोलॉजी कैसे होगी, ठीक है? प्लांट का अरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।